हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 से जो आपकी कविता है संध्या के बाद, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, इसकी आसान व्याख्या करवाने जा रहा हूँ। इजी समरी होगी। न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए और आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, जो कि है क्लास 11 ESP। और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। वहां पे आपको सभी नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विज वगैरह मिलते रहेंगे। तो कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। कविता है बहुत बड़ी, तो इसको हम टुकड़ों में स्टेंजा बाय स्टेंजा या काव्यांश बाय काव्यांश समझेंगे और आपको पूरी कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझाऊं। पहला काव्यांश। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओजल, वृहद जिम विशलत के चुलसा लगता चित कबरा गंगाजल। तो ये है हमारा पहला काव्यांश। तो इसमें आप मेरा बैकग्राउंड देखो, क्या लगता है आपको किस समय की बात हो रही है? संध्या के बाद। संध्या क्या होता है? संध्या काल, इवनिंग। तो इवनिंग के बाद का टाइम कैसा होता है, कुछ उसी का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंगा नदी के किनारे के संध्याकालीन सौंदर्य, गंगा नदी पवित्र जिसको हम पूजते हैं, और वहां का संध्याकालीन शाम के समय का सौंदर्य जो कि बहुत सुंदर होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो सूर्य अस्त का टाइम हो रहा है। संध्या के समय वातावरण में लालिमा सी, एक लाल सापन आ रहा है। संध्या रूपी पक्षी ने मानो अपने पैर फैला लिए हैं और वह वृक्षों की ऊंची चोटियों पर जा बैठी है। यानी कि संध्या हो रही है, वो मान लो एक पक्षी है, वो अपना पैर पसार रही है और उतनी लालिमा फैला रही है। और इसके अलावा सूर्य की लालिमा के कारण जो लालपन आता है ना सूर्य का, उसको लालिमा कहते हैं। इसके कारण पीपल के पत्ते तांबे के रंग के लग रहे हैं। ठीक है, पीपल का जो पत्ता होता है वो एक तो ग्रीन कलर का है, प्लस ऊपर से लालिमा पड़ रही है, तो ऐसा लगता है मानो वो तांबे का हो। तो पीपल के पत्ते अपनी स्वाभाविक चंचलता से झड़ते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, मानो सुनहरे झरनों का स्वरूप सम्मुख हो। यानी कि वो जब पत्ते झड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मान लो स्वयं झरना है कोई। तो सूर्य अस्त के समय सूर्य का प्रतिबिंब नदी में पड़ता है। मान लो ये नदी है और ऊपर सूर्य है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, जो इसकी परछाई है, वो कहीं ना कहीं आपको नदी में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार सूर्य क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है वो जगह जहां आपको धरती आसमान मिलते हुए दिखते हैं। आप कहीं समुद्र किनारे जाओगे, दूर नजर डालोगे तो आपको दिखेगा समुद्र और आसमान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी एरिया को क्षितिज कहते हैं। तो सूर्य क्षितिज यानी कि वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य क्षितिज पर धीरे धीरे ओझल हो रहा है, धीरे 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 वो सूर्य जो है वो ढल जाता है। देखो अब मैं आपको क्षितिज का फोटो दिखाता हूं। ये सूर्य है, ठीक है, धरती और आसमान जहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये है क्षितिज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि क्षितिज का मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गंगा का विस्तृत जल क्षेत्र, यानी कि गंगा नदी बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है, वो मंद शांत और विशाल सर्प के चितकबरे यानी कि काले सफेद रंग के सांप के केचुल सा लग रहा है। यानी कि गंगा नदी जो इतने बड़े क्षेत्र में बहती है वो मंद, बहुत धीरे धीरे बह रही है और इतनी स्वर, मतलब इतनी आप कह सकते हो सफेद लग रही है, श्वेत लग रही है, मानो जो वो सांप अपना केचुल छोड़ता है ना अपनी जो खाल सी, और सफेद सी होती है, वैसा लग रहा है। अर्थात दूर दूर तक फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी गंगा नदी है ना, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे नदी होती है, तो ऐसा लग रहा है मानो किसी सांप ने अपनी केंचुल छोड़ रखी हो, इतनी सफेद सा वो, मतलब उसका पानी लग रहा है। देखो ये सांप का केंचुल होता है जो सांप अपनी खाल छोड़ता है, तो ऐसा ही गंगा नदी का पानी लग रहा है, सफेद एकदम साफ। दूसरे काव्यांश की तरफ आप सभी को लेके चलता हूं। धूप चाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सरशांकित, नील लहरियों में लौड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पाश से बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल, सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवो पल। अब इसको समझते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं क्या है। तो इस पंक्तियों में कवि ने गंगा नदी के किनारे के मनोरम संध्याकालीन प्राकृतिक सौंदर्य, मीन्स इवनिंग के समय जो एक प्रकृति का सुंदरता का जो दृश्य है वो बताने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो धूप छांव और प्रकाश, यानी कि धूप हो चाहे छांव हो चाहे धूप हो,
में हवा के हिलोरों की वजह से ऐसी धाराएं बन रही हैं जैसे सांप की टेढ़ी मेढ़ी आकृति जैसे चिन्ह बन गए हो। मान लो नदी वैसे तो स्ट्रेट होती है, पर जब धूप छांव प्रकाश और हवा चलती रहेगी तो नदी जो है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा लगने लगेगी, उसका जो होगा, ठीक है, जो उसकी शेप बनेगी, तो वो कुछ सांप की तरह नजर आएगी। जो नदी के जल में नीली लहरें उठ रही हैं जो कभी छोटी और कभी बड़ी हो जाती हैं, है ना। लहरें जो होती है कभी ऊंची ऊंची आएंगी, कभी फिर नीचे हो जाएंगी। तो आकाश में सफेद बादल छाए हुए हैं जिनकी छां के कारण नदी का जल पीले रंग का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नदी है और ऊपर हमारे बादल हैं, तो बादल की छांव जब नदी पे पड़ रही है तो मानो वो पीला पानी दिखाई दे रहा हो, और वो सोने जैसे रंग का नहीं बल्कि उसमें सफेद रंग भी मिल गया है, यानी कि मिक्स कलर नजर आ रहा है। रेत पानी और हवा सदा से ही सुंदर प्रेम संबंधों के बंधन में बंधे रहते हैं, यानी कि रेत पानी और हवा, तो नदी है तो उसमें रेत भी होगी, ठीक है, उसके अंदर पानी भी होगा, हवाएं भी चलेंगी, तो तीनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। बादल कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर। ये मान लो पूरी ये प्राकृतिक कविता है, आपको जो भी इसमें नजर आ रहा है वो प्राकृतिक सौंदर्य का ही वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। तो हवा चलने के कारण जब बर्फ पिघलने लगती है तो वह जल का रूप धारण कर लेती है और वही जल अपनी गति खोकर हिमखंड बन जाता है। होता क्या है, देखो ये हमारा हिमालय है, यहाँ हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, वो बर्फ जमी होती है, वो पिघलती है तो वो ही तो नदी बन के आती है ना, जिसको हम हिमालयी नदियां कहते हैं। तो वो जब पानी आ रहा है और जब जल अपनी गति खोकर हिमखंड बन जाता है, और जल जब जो है स्पीड में नहीं आ पाता तो वो थोड़ा आगे चल के बर्फ का टुकड़ा बन जाता है, फिर वो पिघलेगा, फिर वो पानी बनेगा, फिर वो नदी के रूप में आगे बढ़ेगा। तो ये है, तो नदी किनारे की रेत, जल में उठ रही नीली लहरें और नदी का पीला जल, आकाश में स्थित सफेद बादल, पिघलती हुई बर्फ और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, कवि के शब्दों से मानो ऐसा लगता है कितना सुंदर वर्णन कर रहा है भाई कवि, कि कैसे आसमान में जो बादल हैं उसका प्रतिबिंब आपको नदी में नजर आ रहा है, नदी की नीली लहरें छोटी बड़ी आपको देखने को मिल रही हैं, पिघलती हुई बर्फ आपको देखने को मिल रही है। तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे काव्यांश की तरफ। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखासी ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धरा में बहती जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो अब इसमें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि मंदिर में तेज एकदम शंख बज रहे हैं, घंटों की ध्वनि आ रही है, जिससे गंगा जल में भी वाइब्रेशन, कंपन हो रही है, इतनी तेज शंख बज रहा है, घंटे बज रहे हैं। तो मंदिर का ऊंचा कलश आकाश में दीपदान जैसा प्रतीत हो रहा है। यह जहां देवता की आरती का प्रतीक है, वहीं देर रात लौटते यात्रियों के लिए दीप शिखा का भी कार्य कर रहा है, यानी कि जो एक दीप जलता है, ठीक है, वो इतना सुंदर लग रहा है, आरती का प्रतीक तो होता ही है, लेकिन उससे जो देर रात से लोग आते हैं तो उनके लिए भी क्या होता है कि भाई रास्ते में आते हुए यात्रियों के लिए भी वो एक दीप शिखा का कार्य करता है। और नदी के तट पर, यानी कि नदी के किनारे पर श्वेत यानी कि सफेद कपड़ों में वृद्ध विधवाएं बैठी हैं, यानी कि जिनके पति नहीं है अब इस दुनिया में, वो बैठी हैं सफेद कपड़े पहने। तो उनका समूह, उनका ग्रुप ऐसा लग रहा है मानो बगुले बैठे हों बहुत सारे, क्योंकि बगुले भी सफेद होते हैं और विधवाओं ने भी सफेद कपड़े पहने होते हैं, तो मानो बगुलों का ग्रुप बैठा हो। तो ये वृद्धाएं अपने भाग्य, अपनी दशा और अपनी अंतः पीड़ा, अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको लेकर इस नदी के तट पर दीपदान करने आई हैं, है ना। वो एक दीपक जलाकर छोड़ देते हैं, दीपदान उसी को कहते हैं। देखो ये आपने कभी देखा होगा, आप कभी अगर हरिद्वार गए हो या आप कभी गंगा नदी के किनारे गए हो तो दीपदान हर कोई करता है, एक दीपक जला के और उसको छोड़ देता है। तो ऐसे ही कई सारी वृद्धाएं, विधवाएं बैठी हैं दीपदान करने को। तो कवि कह रहे हैं कि गंगा की धीमी गति में, यानी कि गंगा नदी बहुत धीरे धीरे चल रही है और इनके हृदय में स्थित सुख दुख की बह रहा, मतलब कवि कह रहा है कि गंगा की धीमी गति में इनके हृदय में स्थित सुख दुख ही बह रहा है, यानी कि मान लो जो गंगा नदी है उसी में ही ये अपने सुख और अपने दुख को प्रभावित करने आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि विधवाओं के मन की पीड़ा का बिंब कवि ने गंगा की धीमी गति में देखा है। जो गंगा नदी धीरे धीरे चल रही है मंद गति से, वो लगता है मानो स्वयं इन लोगों का जो अंदर की जो पीड़ा है वो उसके कारण नदी धीमी पड़ गई हो, तो ऐसा बताया जा रहा है। चौथा काव्यांश। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति से चित्रित सोन खगों की पाती आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित।
स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। अब इसमें क्या है देखिए, कवि अब हमें ये बताते हैं, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि संध्या शाम के समय आकाश में दूर सोन पक्षियों की पंक्तियां अंधकार की काली रेखा जैसी दिखलाई पड़ रही हैं। सोन पक्षी दूर कहीं उड़ते जा रहे हैं पंक्ति में, लाइन में। सूर्य की किरण पड़ने के कारण सुनहरे पंखों वाले पक्षियों की पंक्तियां आकाश में चित्रवत प्रतीत हो रही हैं। जब सूर्य की किरणें आकाश में पड़ रही हैं और उनकी पंक्तियां जो लाइन से वो उड़ रहे हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आकाश में चित्र बना दिया हो, वो एक चित्र से प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। जब वो पंक्ति बनाकर लाइन से जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं। तो आकाश में उड़ते हुए सोन पक्षियों की पंक्तियां जो लाइन में उड़ रहे हैं वो अपनी मधुर आवाज से शांत आकाश को गुंजायमान कर देती हैं। जब पक्षी जाते हैं चहचहाते हुए और चरवाहे गायों को लेकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, तो भाई शाम का समय है और जो चरवाहे हैं वो अपने गाय को चराकर घर को वापस लौट रहे हैं। तो गाय के खुरों से हवा में उड़ने वाली धूल, खुर का मतलब होता है जो पैर होते हैं गाय के, ठीक है। तो जो धूल उड़ती है वो सूर्य की किरणों से स्वर्ण चूर्ण की तरह दिखाई दे रही है। वो धूल भी गोल्डन सी लग रही है जब उड़ रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में सोने का कोई चूर्ण उड़ रहा हो। धूल उड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, वो गोल्डन हो जाती है धूल, तो वो सोने की लग रही है। सोन पक्षियों के उड़ते हुए प्रकाशित पंख, जब वो उड़ रहे हैं उनके पंखों पे प्रकाश पड़ रहा है, उनकी ध्वनि और उनके कठों के स्वर से, उनके गले की से जो आवाज निकल रही है, लगता है मानो आकाश में सनसनाती हुई आवाज से कोई तीर जा रहा हो। यानी कि इतना सुंदर दृश्य है। पांचवा काव्यांश क्या है, आइए हम समझते हैं। लौटे खग गाए घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत श्लथ डग धर, छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर, लौटे पैंट से व्यापारी भी, जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। अब इसमें देखें क्या बताया जा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने शाम के समय घर लौटते हुए पक्षियों के बारे में बताया, पशुओं के बारे में बताया। शाम का टाइम होता है, हर कोई अपने घर लौट रहा होता है। गायों को बताया, दिन भर मेहनत करने के बाद थके हारे किसान घर लौट रहे हैं। बाजार से खरीदारी करके जो व्यापारी हैं वो वापस अपने घर को लौट रहे हैं। तो शाम का समय है, पक्षी भी अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं, गाय भी अपने अपने घर लौटने लगी हैं। थके हारे किसान भी भाई धीरे 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 चलते हुए अपने घर को वापस जा रहे हैं। और यही है कि भाई शाम का टाइम हो चुका है और अब हर कोई अपने घर निकलने वाला है। वह भी अब आंखों से ओझल हो गया, अर्थात थके हुए जीव जंतु भी अपने घरों में छिपते जा रहे हैं। जितने भी जीव जंतु पक्षी सब अपने घर जा रहे हैं। अंधकार फैलने लगा है, क्योंकि जब शाम होती है तो अंधकार आने लगता है और सब अपने अपने घरों में छिप गए हैं। चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी हैं। पैंठ का मतलब है गांव में लगने वाला छोटा बाजार। पैंठ में सामान बेच रहे व्यापारी गंगा के उस पार जाने के लिए नाव पर जा रहे हैं। वे अपने ऊंटों और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का भरकर गुड़गुड़ा रहे हैं। यानी कि व्यापारी लोग भी अपनी बाजार को खत्म कर अपने घर को निकल रहे हैं, गंगा नदी को पार करना है। अपने ऊंटों पर घोड़ों पर जिस पर भी वो आए हैं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जा रहे हैं अपने घर को वापस। तो यही इवनिंग का टाइम है। छठी लाइन है, छठा काव्यांश। जाड़ों की सूनी द्वाभा में फूल रही निशी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गिरे तरु तट लहरी, बिरह गाते गाड़ी वाले, भक भैंक कर लड़ते कुकुर, हुआ करते सियार, देते विष्णव निशी बेला को स्वर। अब कुछ जानवरों की बात यहाँ पे आई है प्रस्तुत पंक्तियों में। कवि ने हमें सर्दी के मौसम में शाम कैसी होती है बताया है। सर्दी के मौसम में जल्दी अंधेरा छा जाता है, आपको पता होगा, दिन छोटे रातें लंबी हो जाती हैं। तो सर्दियों का जब टाइम आता है तो वातावरण में सूनापन हो जाता है और शीत की अधिकता यानी कि ठंड बढ़ने के कारण रात्रि का अंधेरा दोनों ही वातावरण को गंभीर बना रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, दूसरा अंधेरा, तीसरा है ठंड। तो जिसे कवि ने ग्रामीण शब्दावली में कहा है कि रात की गहरी छाया फूल रही है, यानी कि रात की छाया है ये जो आपको नजर आ रही है अंधेरा। खेत, उद्यान, घर, वृक्ष, नदी के तट, लहरें आदि रात के अंधेरे में ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो आभाहीन दुख में डुबकी लगा रहे हो, यानी कि इनकी आभा ही चली गई है, इतना अंधेरा हो गया है। अंधेरे के कारण इस क्षेत्र में कहीं भी कोई सुंदरता नहीं है। ओके,
लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, सर्दी के समय जल्दी हर कोई अपने घर चला जाता है। सड़कों पर एकदम मौन यानी कि शांति आ जाती है। इस शांत वातावरण में कुत्तों की आवाज या सियारों की आवाज भी मौन को भंग करती है। सिर्फ शांति है और कुत्ते भौंक रहे हैं और सियार आवाज लगा रहे हैं, तो बस ऐसा वातावरण बन चुका है। अर्थात कुत्ते आपस में लड़ते हैं, सियार हुआ हुआ की आवाज निकालते हैं, और ये सिर्फ पशुओं की आवाज ही वातावरण को भयानक बना रही है, मानो चारों तरफ दुख ही दुख आ गया हो। 7वां जो काव्यांश है वो पढ़ते हैं अब हम। माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नभसी धुमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिमकी ऊँग रही लंबी अंधियारी। तो इसमें देखिए अब कवि क्या बताते हैं। तो जाड़े को दूर करने के लिए माली ने पुआल जलाया है, यानी कि वो हाथ वगैरह सेकने के लिए कुछ जलाया है जिसका धुआं ऊपर स्थिर हो गया है। ठीक है, मान लो कुछ भी जलाओगे वो धुआं आपका ऐसे ऊपर उठने लगेगा, है ना, और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में नीचे धुएं का आकाश हो, यानी कि एक तो ऊपर आकाश है, एक नीचे भी आकाश लग रहा है, मान लो धुएं से ही आसमान बन गया हो। तो ये धुएं का आकाश हवा की गति से धीरे धीरे तैरता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। वो हवा धीरे होगी तो वो बादल की तरह ऐसा लगेगा जैसे धुआं सा बहुत सारा धीरे धीरे इधर उधर ट्रेवल कर रहा है। तो कस्बों के छोटे जो व्यापारी होते हैं वो अपनी दुकानों पर बत्ती जलाकर बैठे हैं जिसका प्रकाश बहुत ही कम है, यानी कि अब यहाँ पे दुकानदारों के बारे में बताया जा रहा है। और चारों ओर एक मौन छाया हुआ है, भाई सभी लोग शांत हैं, और अंधेरे को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे अंधकार भरी रात बहुत लंबी हो गई हो, यानी कि अंधेरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। 8वां जो काव्यांश है वो है धुआं अधिक देती है टिनकी ढबरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। अब इसमें देखिए समझते हैं व्याख्या को क्या है। तो कवि कहता है कि मिट्टी के तेल से जलने वाली डिबरी का धुआं भी, मतलब क्या होता है कि मान लो जो मिट्टी का तेल जला के वो लैंप टाइप से कुछ पहले जलाते थे, लालटेन टाइप जो होती थी, ठीक है, उसकी शेप याद नहीं आ रही है, उसमें क्या होता था मिट्टी के तेल से वो जो डिबरी का धुआं है ना वो बहुत ज्यादा धुआं निकलता था उसमें से, जबकि उसका प्रकाश कम होता था, यानी कि लाइट कम धुआं ज्यादा आता था उसमें से। तो गांव में बिजली नहीं होती थी तो गरीब ग्रामीण जो होते थे वो टिन की डबरी में मिट्टी का तेल भरकर हल्का सा प्रकाश कर लेते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पहले। तो वह डिबरी जहां कुछ प्रकाश देती थी तो वहां अपने धुएं से अंधकार भी कर देती थी, धुआं भी निकलता था उसमें से। तो ग्रामीण यानी कि गांव के जनों में मन के दुख इस थकावट के समय उनको व्याकुल करने लगे हैं, यानी कि ऐसे टाइम पे कुछ लोगों को कुछ मानसिक कोई दुख है, जैसे डिबरी के धुएं से आंखों के आगे जाला सा बन जाता है, वो आंखों में चुभता है भाई धुआं। यहीं इस छोटे से गांव में लोग इकट्ठा होते हैं और अपने आय व्यय के बारे में व्यर्थ का चिंतन करते हैं। अब लोग अपनी आमदनी और खर्चा उसके ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि इस दीपक की रोशनी में इनके सुख दुख मंडरा रहे हैं, अर्थात जब तक दिया जल रहा है ये इस प्रकार की बातें एक दूसरे से करते हैं। दिया बुझ जाएगा तो ये लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो दीपक का होना बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी का साइन होता है। 9वां है कंप कंप उठते लौके संग कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी भूल गया सब ब्याज मूलधन। अब लाला की बात हो रही है जो ब्याज पे पैसे देता है। तो कवि कहते हैं कि प्रकाश के लिए टीन की डबरी जल रही है, मीन्स लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने टीन की डबरी जला दी। हवा की लहर से डिबरी की लौ कांप उठती है, हवाएं चलेंगी, वो जो आग है वो मतलब कभी बुझेगी जलेगी। तो ठीक इसी प्रकार इस प्रकाश में बैठे व्यक्तियों के मन में भी अपनी असफलताओं और निराशाओं से व्याकुलता है। जो लोग इसके आगे बैठ के आग सेक रहे हैं वो अपनी अपनी टेंशनों में खोए हैं। हल्के प्रकाश में वो अपने मन में छिपी हुई जो एक कहते हो कि अपने जो विचार हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रकट करने का साहस जुटाते हैं। रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो सारी बस्ती, उनके खपेल के मकान, घर, आंगन सब अंधकार में डूब गए। रात होते ही भाई पूरा अंधेरा हो गया, बहुत ज्यादा। गांव का बनिया अपने मूल व सूद सबकी बातें भूल बैठा और नींद में खो गया। जो गांव का बनिया है, किसी से उसको मूलधन लेना है, किसी से उसको ब्याज लेना है लाला जी को, लेकिन वो सब भूल गया अंधेरे में और सो गया। ठीक है,
फिर 10वीं लाइन है, 10वां काव्यांश है, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही है तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो कवि कहता है जो लाला जी हैं, जो बनिया है, जो दुकानदार है, उसकी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की दुकान यानी कि परचून की दुकान, ग्रोसरी शॉप जिसको आप कहते हो, लाला जी की ग्रोसरी की शॉप है, तो वो दुकान की सिमटी सी लगने लगी है क्योंकि उसमें सामान बहुत कम बचा है। दुकान जो है ना वो छोटी लग रही है, सिमट सी गई है, सामान कम है। ऐसी छोटी छोटी अनाज की ढेरियों को दुकानदार बहुत ही तुच्छ से तुच्छ समझ रहा है, यानी कि उसका जो दुकान का सामान है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। शाम होती जा रही है, वातावरण शांत है, ग्राहक कोई आ नहीं रहा, और रात के समय ये जो शांत और ये जो मौन, ये जो वातावरण है, ये लाला का मन दुखी कर रहा है और वह अपनी हीन अवस्था को महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। उसे लगता है कि उसका कोई महत्व नहीं है, मैं लाला हूँ, मैं दुकानदार हूँ, पर ग्राहक तो कोई आ नहीं रहा। तो इस वातावरण में उसका मानव व्यक्तित्व जाग उठा है, जो जीवन की असफलताओं और उत्पीड़न को पाकर सामान्यतः जागा करता है, यानी कि जो इसको अनसक्सेसफुल होना पड़ रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं, दुकान का सामान खत्म हो चुका है, तो ये इसको एहसास हो रहा है। ऐसे मौके पर वो सोचता है कि मेरे जीवन में निराशा और दुखों के सिवाय कुछ भी नहीं है। बंदा बहुत डिमोटिवेट हो गया है। ठीक है, 11वीं लाइन समझते हैं क्या है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर शुदित, ठीक है, चिर शुदित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, जड़ अनाज के ढेर सदृश पर वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। तो इसमें समझते हैं क्या है। तो अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है भाई, वो जो लाला है यानी कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो बहुत विवश है, बहुत दुखी है, उसका वर्णन किया है, जिसमें वो दिन भर दुकान पर बैठने के बाद भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुख के साधन यानी कि उतना नहीं कमा पा रहा जिससे उसके परिवार वाले सुखी रह सके। तो कवि कहता है कि लाला अपनी दुकान पर विचार कर रहा है, लगातार बैठा हुआ, अपने जीवन में जो वो असफल हो रहा है उसके बारे में सोच रहा है। मैंने जीवन में दुख, दीनता, अपमान, ग्लानि, कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं की आकांक्षा, आत्रित अभिलाषाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया। वो कहता है मैंने जीवन में ना बस और सिर्फ यही है कि असफलताओं को ही पाया है, दुख, ग्लानि, और मेरी कभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। बहुत बेचारा दुखी हो गया जो लाला है। तो उसे हमेशा यही चिंता सताती है कि उसकी आय पर्याप्त नहीं है, इनकम जो है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है जिससे वो अपने परिवार को सुखी रख सके, और उसका मन इसी बात को लेकर दुख से भर जाता है। तो वो अपनी तुलना जड़ अनाज की ढेरी से करता है। जिस प्रकार अनाज की ढेरी सारे दिन पड़ी रहकर गतिविहीन बनी रहती है, जैसे मान लो एक बोरी है, इसमें अनाज है, ये सारा दिन पड़ी रहेगी, उसी प्रकार वो भी कहता है कि ग्राहक के अभाव में, ग्राहक तो आते नहीं है, तो वो भी दिन भर अनाज की ढेरी की तरह पड़ा रहता है दुकान पे। ठीक है, अब 12वीं लाइन्स पढ़ते हैं। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहे वहां पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, छोटी ग्रामीण बस्ती का बनिया जो है, जो लाला है, वो बहुत विवश है, बहुत परेशान है, और इसके कारण सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन वाई। सो वो सोचता है कि दिन भर बात बात पर वो झूठ बोलता है, एक तो दुख व अपमान सहता है, क्या उससे अपने परिवार का सही ढंग से पालन कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि मैं अपने परिवार को पाल ही नहीं पा रहा हूँ भाई। क्या अपने को मारकर और कम तोलकर भी उसका मकान पक्का बन सका, नहीं बन सका। ठीक है, और क्या उसके मन में सुख की अनुभूति अनुभव की, नहीं की उसने। क्या मैं कुछ धन इकट्ठा कर सका, नहीं कर पाया। ये सोचते सोचते उसके कंधों से उसकी गुदड़ी खिसक गई और अब उसका शरीर जाड़े के कारण कांपने लगा। जो भी उसने ओढ़ रखा था वो खिसक गया भाई उसके कंधे से, और वो बहुत परेशान है बेचारा।
तो धन के अभाव में, पैसा उसके पास है नहीं, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वो अपने परिवार को सही से नहीं पाल पा रहा है। सर्दी के इस मौसम में ठंड से ठिठुरता हुआ लाला अपनी लाचारी और गरीबी के कारण को खोज रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, वाई रीजन, क्यों हुआ। 13वां काव्यांश, शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। तो इस पंक्तियों में कवि समाज में फैली हुई विषमता, जो कोई अमीर है और समाज में कोई जो है भाई वो गरीब है, तो ये जो विषमता है इसको बताते हुए इसको दूर करने की बात करी है। तो कैसे, आइए समझते हैं। लाला अपनी किराने की दुकान पर बैठा हुआ यही सोच रहा है कि वह भी शहरी बनियों की तरह बड़ा सेठ क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये तो छोटे से कस्बे का लाला है ना, बड़ा सेठ तो ये है नहीं। तो यदि उसके पास धन हो गया तो वह भी महाजनी करने लगेगा, महाजन बन जाएगा। लाला से, छोटे मोटे लाला से एक बड़ा महाजन क्यों नहीं बन रहा, और जो ब्याज आएगा उससे अच्छे से जिंदगी कट पाएगी। पर ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। वो सोचता है कि वह कौन है जिसने उसके जीवन की उन्नति को रोक रखा है, वह किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लाला कह रहा है आखिर कारण क्या है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। क्या यह संभव नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्था कायम है उसमें परिवर्तन हो? क्या आज जो मेरे हालात हैं क्या मैं उसमें बदलाव नहीं ला सकता? परिवर्तन से ही उसके जैसे दीनहीन जनों की दशा में बदलाव आ सकता है। परिवर्तन होता है काम और गुण के अनुसार समाज में आय व्यय का बंटवारा किया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यानी कि जो जैसा काम करता है, जैसे जिसमें गुण है, वैसे ही उसके पास पैसे होने चाहिए, ऐसा लाला सोचता है, तो समाज में सब सुखी रहेंगे। 14वीं लाइन है, घुसे घरोंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूक दे जो सब में सामूहिक जीवन मिलकर जन निर्माण करे, जग मिलकर भोग करे जीवन का, ना विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। तो अब सामाजिक बातें चल रही हैं भाई, पैसा आना चाहिए। कवि कहता है कि लाला की तरह बहुत से और भी लोग हैं जो सर्दी की इस रात में अपने मिट्टी के छोटे छोटे घरों में घुसे हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सोच रहे हैं। कहते हैं हम कि बहुत ज्यादा गरीब हैं, क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो लोगों को मोटिवेट करे कि वो मिलकर सामूहिक रूप से अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो जरूर ऐसा कोई प्रेरणा देगा। तो भाई कोई सामने तो आए ऐसी प्रेरणा देने वाला। यदि ऐसी सामूहिक भावना होगी तो सब मिलकर काम करेंगे, फिर जो भी उपलब्धि होगी उसको सभी बांट लेंगे, तो व्यक्ति उत्पीड़न से मुक्त हो जाएगा, उसको कोई उत्पीड़न नहीं होगा उसका, और इसके अलावा समाज का भला होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं। 15वीं लाइनें हैं, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जाए, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। अब इसमें देखो प्रजा देश, तो ग्रामीण समाज में बनिया जो है, बनिया की चिंतन धारा बिना रुके चल रही है। बनिया अभी भी चिंता में है। लाला जो है हमारा, वो सोच रहा है कि दरिद्रता यानी कि गरीबी ही सभी पापों को जन्म देती है। उसी के यदि गरीबी मिट जाए तो लोग पाप नहीं करेंगे। लोग पाप क्यों करते हैं? पापी पेट के लिए। और पापी पेट क्यों है भाई? वो क्यों पेट नहीं भर पा रहे? गरीबी के कारण। मीन सभी जो आप क्राइम करते हो, जो भी आप पाप करते हो, वो आप गरीबी के कारण करते हो। उनके दुख और डर भी समाप्त हो जाएंगे अगर उन पे पैसा होगा। व्यक्ति हेल्दी रहेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, सुंदर लगेगा, और केवल अपने बारे में ही सोचने की पशु वृत्ति पर परहित चिंतन वाली मानवीय प्रवृत्ति की विजय होगी। केवल अपना हित मत सोचो, ये जानवर सोचते हैं। यदि आप मनुष्य हो तो मनुष्यों के बारे में सोचो, सभी का भला हो ऐसा सोचो, क्योंकि जब जब मनुष्य पर पशुता छाती है, जब मनुष्य जानवरों की तरह हो जाता है, तो वो अनैतिक कार्य करता है। तो यह दशा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र और पूरे संसार की है। अतः हमारी इस दशा के लिए व्यक्ति को दोष देना व्यर्थ है। हमारी जो समाज है वो ही उसमें ही दोष है। हम ऐसी व्यवस्था को बनाएं कि व्यक्ति की आय समाज की आय बन जाए। जो व्यक्ति जो है वो समाज को भी आगे बढ़ाए, पर्सन जो है वो सोसाइटी को आगे बढ़ाए। सभी जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं वो सोसाइटी में आए, और इससे क्या होगा? समाज का भला होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कविता समाजवाद को वो कर रही है प्रमोट, कि आप समाज का भला करो, इंडिविजुअल मत भला करो। लास्ट काव्यांश है, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा ले लो, लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। तो इसमें देखो क्या है,
ये पंक्तियों में कवि ने लाला जो दुकानदार है उसके चिंतन के बाद उसका व्यवहार बताया है कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसकी गरीबी उसे यह सब करने को विवश कर रही है। लाला गरीब है भाई, छोटा मोटा लाला है, वो कोई बड़ा सेठ नहीं है। तो कवि कहता है सर्दी की रात में लाला सभी व्यक्तियों के सुख और दुख की कल्पना का सपना देख रहा था। कौन सुखी है, कौन दुखी है। तभी एक बुढ़िया आधा पाव आटा लेने को आई कि बेटा आधा पाव आटा दे दो, और लाला जो है और उसे कल्पना लोक से बाहर आना पड़ा। लाला कल्पना कर रहा था ना कौन कैसा है समाज में। तो लाला ने देश का विचार छोड़ दिया और उस बुढ़िया से बात करी और कम आटा तोलकर बेईमानी भी करी, और यह चालाकी उसने तराजू की डंडी को हाथ से दबाकर करी। मतलब ऐसा कुछ तोला लाला ने जिससे वो अपना पैसा बना ले। तो ये देख पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू जो है वो चीख उठता है, और इसका चीखना अशुभ माना जाता है। उल्लू जब चीखता है ना भाई, ये अशुभ होता है। तो लाला जब ऐसा करता है तो उल्लू चीख जाता है। कभी कोई आभास होता है कि समाज को इस गरीबी से छुटकारा मिलना आसान नहीं है, क्योंकि अंधकार और सर्दी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के द्वार भी बंद कर दिए हैं। धीरे धीरे लोग नींद में डूबते जा रहे हैं। तो लाला भाई कितना भी रोता रहे, बेईमानी तो वो भी कर रहा है, तो लाला भी शरीफ नहीं है। तो ये संध्या की जो कविता थी, ज्यादातर जो है ये सब कुछ संध्याकालीन दृश्य आपको देखने को मिला, वो भी ग्रामीण। वीडियो पसंद आई है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक अपना लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।